नमस्कार श्रोताओं। 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो केंद्र हेलो हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर कमल जोशी, लोक प्रशासन विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। आज मैं आप लोगों के समक्ष कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के संदर्भ में भारत में लोक प्रशासन का इतिहास विषय पर अपने विचार रख रहा हूं। श्रोताओं, लोक प्रशासन एक पुराना अनुशासन है जो प्राचीन सभ्यता के प्रारंभ से उपयोग में चला आ रहा है। भारतीय प्रशासन दुनिया की सबसे पुरानी प्रशासनिक प्रणालियों में से एक है। प्राचीन भारतीय प्रशासन का इतिहास हड़प्पा काल से प्रारंभ होकर मुगल प्रशासन की स्थापना तक जारी रहा। प्राचीन भारत में ग्राम प्रशासन राज्य प्रशासन से अधिक महत्वपूर्ण था और इसकी जड़ें वैदिक काल से जुड़ी हुई थी। रामायण और महाभारत में प्रशासनिक अधिकारियों और विभागों का उल्लेख है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य के प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रदान करता है, जो प्रांतों, जिलों, गांवों और शहरी तथा ग्रामीण केंद्रों में विभाजित था। प्रशासन के आधुनिक सिद्धांतों की जड़ें प्राचीन भारतीय प्रशासन में हैं और विभागों तथा पदानुक्रम के बीच समन्वय मौजूद था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन भारत में सार्वजनिक प्रशासन पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो 321 और 300 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया। अब हम बात करें भारतीय प्रशासन के विकास की, तो श्रोताओं, भारतीय प्रशासन अपने आरंभिक ज्ञात स्वरूप को जनजातीय व्यवस्था में खोजता है, जो कालांतर में एक राजशाही व्यवस्था के रूप में विकसित हुई। प्रारंभिक वैदिक काल में कई जनजातियां अपनी जिम्मेदारियां और प्रशासन संभालने के लिए अपने मुखिया का चुनाव करती हुई दिखाई देती हैं। भारत में राज्य के पहले स्वरूप का पता मनु के समय से लगाया जा सकता है, जो हिंदू धर्म के अनुसार पहला राजा था, जिसे समाज में व्यवस्था लाने और पारस्परिक लाभ और न्याय सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया था। रामायण और महाभारत उत्तर वैदिक काल में राजा की भूमिका को दर्शाया गया है, जिसमें पुरोहित और सेनानी जैसे प्रमुख अधिकारियों द्वारा प्रशासन की संपूर्ण और एकमात्र सहायता की जाती थी। प्रशासन के अन्य व्यक्ति कोषाध्यक्ष, प्रबंधक, जासूस और संदेशवाहक, सारथी और पासे के अधीक्षक थे। देश की रीति रिवाज कानून के रूप में प्रचलित थे और जहां न्यायिक परीक्षण हुए तथा राजा द्वारा पुजारी और बुजुर्गों के साथ परामर्श करके न्याय प्रदान किया गया। जब कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया, तब तक भारतीय प्रशासन प्रणाली अच्छी तरह से विकसित हो चुकी थी और कौटिल्य का ग्रंथ इसका विस्तृत विवरण देता है। अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र की यदि हम बात करें, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार मौर्य काल में भारतीय प्रशासन में प्रमुख विकास देखा गया, जिसमें विकेंद्रीकरण और ग्राम इकाइयां कुशल प्रशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। 321 और 300 ईसा पूर्व के बीच कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में एक निरंकुश कृषि प्रधान राज्य में मुख्य कार्यकारी, नौकरशाही और लोक कल्याण के कामकाज का विवरण देखा गया है। राज्य को मानव उन्नति के लिए एक संस्थागत आवश्यकता के रूप में देखा जाता था और इसका मुख्य कार्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना था। साम्राज्य को एक सामंती संघीय प्रकार के संगठन के साथ एक गृह प्रांत और बाहरी प्रांतों में विभाजित किया गया था। भ्रष्टाचार से सख्ती से निपटा जाता था और जो अदालतें थी, दीवानी मामलों की अदालत और आपराधिक मामलों की अदालत, कृषि मुख्य आधार थी और वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। राजा मुखिया था और उसके कार्य आधुनिक राज्य के राष्ट्रपति के समान सैन्य, न्यायिक, विधायिक और कार्यकारी थे। अब अगर हम बात करें कौटिल्य राज्य की कमजोरियों या कुछ आलोचनाओं की, तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो पर्यवेक्षण का अत्यधिक आरोप इस पर लगता है, जिसके अंतर्गत बहुत अधिक जांच और संतुलन से संबंधित इसकी आलोचना की जाती है। इसके साथ ही साथ जो संस्थान थे, उनके बजाय व्यक्तियों को प्रमुखता देने की भी आलोचना इसकी की जाती है। अधिकारियों के प्रति मौलिक अविश्वास देखा गया है। इसके अलावा गुप्तों ने कई मामलों में प्रशासन की मौर्य विरासत को आगे बढ़ाया। यदि हम बात करें कौटिल्य प्रशासन की आधुनिक कार्मिक प्रशासन और लोक प्रशासन के संदर्भ में, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र सरकारी अधिकारियों के लिए भर्ती, नौकरी की स्थायित्व, वेतन और सेवा के नियमों और शर्तों की एक स्पष्ट प्रणाली प्रदान करता है। राजा कार्मियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी करता है, सरकार के काम को विभिन्न मंत्रालयों में विभाजित करता है
और प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर विशेषज्ञ और सामान्यवादी कार्मिकों की आवश्यकता पर बल देता है। अर्थशास्त्र कुशल प्रशासन के लिए श्रम विभाजन, समन्वय और राजा के प्रति पूर्ण जवाबदेही के महत्व पर भी जोर देता है। यह स्थानीय स्वशासन पर चर्चा करता है, जो आधुनिक राज्य स्थानीय स्वशासन मॉडल के अग्रदूत जैसा दिखता है। कौटिल्य का दृष्टिकोण व्यावहारिक है, जो तटस्थ प्रशासन चलाने में जवाबदेही, ईमानदारी और सतर्कता पर बहुत अधिक ध्यान देने के साथ अनैतिकता, तर्क संगतता और दक्षता पर ध्यान केंद्रित करता है। यदि हम कार्यप्रणाली की बात करें तो हर्मेनेयूटिक्स अनुसंधान पद्धति के बारे में, जिसमें प्राचीन साहित्य और धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ समकालीन ग्रंथों और बैठक प्रणालियों की व्याख्या और समझ शामिल है। हर्मेनेयूटिक्स लिखित दस्तावेजों से परे व्याख्या के अधीन किसी भी वस्तु तक फैला हुआ है। व्याख्यात्मक प्रणाली में मानव व्यवहार की जांच और व्याख्या करना शामिल है, जिसमें भाषाई सामाजिक संस्थाएं और अनुष्ठान व्यवहार शामिल है। इस व्याख्यान में संस्कृत में लिखे गए कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रबंधन के संदर्भ में व्याख्या की गई है। किसी भी भाषा के साथ शिक्षण सूत्र या सूत्र प्रणाली हजारों वर्षों से विकसित और उपयोग की जाने वाली एक अनूठी प्रणाली है। आधुनिक संगठनात्मक प्रबंधन के संदर्भ में कौटिल्य के कुछ सूत्रों या सूक्तियों का अनुवाद कर अर्थशास्त्र में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या करने पर पता चलता है कि एक संगठन के रूप में राज्य, सीईओ के रूप में राजा, विभाग प्रबंधकों के रूप में मंत्री, कोष के रूप में वित्त, प्रशासन या प्रबंधन प्रणाली के रूप में डंडा, सुरक्षा के रूप में दुर्ग और कार्यबल के रूप में बल। प्रबंधन और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विषय में यदि हम बात करें तो यह चर्चा करता है कि कैसे प्रबंधन एक अंतः विषय क्षेत्र है, जो मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर आधारित है। यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि मानव संसाधन प्रबंधन के लिए संगठनात्मक व्यवहार को समझना कितना महत्वपूर्ण है और कैसे प्रभावी प्रबंधन के लिए अतीत और वर्तमान प्रबंधन मॉडलों और सिद्धांतों के गहन ज्ञान की आवश्यकता होती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को एक पाठ के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो रणनीतिक प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, लेखांकन, मानव संसाधन प्रबंधन, कॉरपोरेट प्रशासन और सामाजिक जिम्मेदारी सहित प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। कौटिल्य के पाठ के पहले 5 सूत्र नैतिकता, संसाधन, संगठन, आत्म अनुशासन और प्रशिक्षण के महत्व पर जोर देते हुए प्रबंधन की नींव में बुनियादी सबक प्रदान करते हैं। निष्कर्षतः यह भारतीय संस्कृति के नैतिक व्यवहार पर जोर, धन के न्याय संगत वितरण और कई लोगों की खुशी को भी छूता है। अब हम बात करें प्रमुख युगों और आंदोलनों द्वारा आयोजित आधुनिक लोक प्रशासन की सैद्धांतिक यात्रा की, तो इसमें सबसे पहले आता है वैज्ञानिक प्रबंधन और शास्त्रीय प्रशासन का युग, जो कि 1890 से लेकर 1920 के बीच माना जाता है। इस युग की विशेषता सरकारी कार्यों में दक्षता और प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रित करना था, जो उद्योग में वैज्ञानिक प्रबंधन के फ्रेडरिक विंसलो टेलर के सिद्धांतों से प्रेरित था। इस युग के प्रमुख व्यक्तियों में वुड्रो विल्सन शामिल हैं, जिन्होंने एक प्रशिक्षित और पेशेवर सिविल सेवा की आवश्यकता पर जोर दिया, और मैक्स वेबर, जिन्होंने नौकरशाही की अवधारणा को संगठन के तर्कसंगत और कुशल रूप में पेश किया। इसके बाद आता है व्यवहारवादी युग, जिसका समय 1930 से लेकर 1950 के बीच माना जाता है। इस युग ने सार्वजनिक प्रशासन का ध्यान नौकरशाही के यंत्रवत दृष्टिकोण से हटाकर अधिक मानवतावादी दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित कर दिया, जिसमें संगठनात्मक प्रदर्शन में व्यक्तिगत व्यवहार और प्रेरणा की भूमिका पर जोर दिया गया। इस युग की प्रमुख हस्तियों में मैरी पार्कर फॉलेट शामिल हैं, जिन्होंने प्रबंधन के लिए अधिक सहयोगात्मक और सहभागी दृष्टिकोण की वकालत की, और चेस्टर बर्नार्ड, जिन्होंने नौकरशाही के भीतर अनौपचारिक संगठन और संचार के महत्व पर जोर दिया। इसके बाद आता है सिस्टम सिद्धांत का युग, जो कि 1960 से 1970 के दशक में माना जाता है। इस युग ने सिस्टम परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के लिए सार्वजनिक प्रशासन के फोकस का विस्तार किया, जो संगठन को जटिल और परस्पर जुड़े सिस्टम के रूप में देखता है, जो उनके पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं। इस युग के प्रमुख लोगों में हर्बर्ट साइमन शामिल हैं, जिन्होंने सीमित प्रतिशोध की अवधारणा और संगठन में निर्णय लेने के महत्व को पेश किया, और जेम्स थॉमसन, जिन्होंने खुली प्रणालियों के रूप में संगठन की अवधारणा विकसित की।
इसके बाद आता है सार्वजनिक चयन का सिद्धांत, जो कि 1970 से 1980 के दशक का माना जाता है। इस युग ने सार्वजनिक प्रशासन में निर्णय लेने के लिए आर्थिक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया, सरकारी निर्णय लेने में प्रोत्साहन और स्वहित की भूमिका पर जोर दिया। इस युग के प्रमुख व्यक्तियों में जेम्स बुकानन शामिल हैं, जिन्होंने सार्वजनिक पसंद सिद्धांत की अवधारणा और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के संदर्भ में सरकारी निर्णय लेने के विश्लेषण के महत्व को विकसित किया, और एंथनी डाउन्स, जिन्होंने तर्कसंगत विकल्प की अवधारणा और प्रोत्साहनों को समझने के महत्व को पेश किया, जो व्यक्तिगत व्यवहार को संचालित करता है। इसके बाद आता है नवीन सार्वजनिक प्रबंधन का युग, 1980 से लेकर के 1990 के दशक का। इस युग ने प्रदर्शन माप, जवाबदेही और बाजार आधारित समाधानों के महत्व पर जोर देते हुए सार्वजनिक प्रशासन में व्यावसायिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित किया। इस युग के प्रमुख व्यक्तियों में डेविड ऑसबोर्न और टेड गैबलर शामिल हैं, जिन्होंने सरकार की पुनर्रचना की अवधारणा पेश की और सरकार को परिणामों और ग्राहक सेवा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता बताई। इनके अलावा क्रिस्टोफर हुड, जिन्होंने नवीन सार्वजनिक प्रबंधन, प्रदर्शन माप के महत्व और सरकार में जवाबदेही की अवधारणा को विकसित किया। इसके बाद आता है सार्वजनिक मूल्य सिद्धांत का युग, जो कि सन 2000 से लेकर अभी तक माना जाता है। इस युग ने सरकार के सार्वजनिक मूल्य पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें सार्वजनिक प्रशासन के नैतिक निर्णय लेने और सामाजिक समानता के महत्व पर जोर दिया गया है। इस युग के प्रमुख व्यक्तियों में मार्क मूर शामिल हैं, जिन्होंने सार्वजनिक मूल्य की अवधारणा पेश की और सरकार को जनता के लिए महत्वपूर्ण परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता बताई। एलिनोर ओस्ट्रोम, जिन्होंने सहयोगात्मक शासन की अवधारणा विकसित की और निर्णय बनाने की प्रक्रियाओं में हितधारकों को शामिल करने का महत्व विकसित किया। कुल मिलाकर आधुनिक लोक प्रशासन की सैद्धांतिक यात्रा की विशेषता दक्षता और प्रभावशीलता को मानव व्यवहार और प्रेरणा पर केंद्रित करना, नौकरशाही के यंत्रवत विचारों से सिस्टम परिप्रेक्ष्य तक, निर्णय लेने के आर्थिक सिद्धांतों से प्रदर्शन माप और जवाबदेही तक, और बाजार आधारित समाधान से स्थानांतरित कर सार्वजनिक मूल्य और सामाजिक समानता करना है। अब हम बात करें लोक प्रशासन के आलोक में सुशासन की प्रमुख विशेषताओं की, तो इसके अंतर्गत लोक प्रशासन सरकारी संचालन और नीतियों के प्रबंधन का अध्ययन और अभ्यास है। लोक प्रशासन के सिद्धांत मूलभूत मान्यताओं का एक समूह है, जो सार्वजनिक प्रशासकों के निर्णय लेने और कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं। ये सिद्धांत प्रभावी और नैतिक सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए आवश्यक है। अब समाज की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिए उत्तरदायी सुशासन की प्रमुख विशेषताओं पर हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है जवाबदेही। जवाबदेही सुशासन का एक प्रमुख सिद्धांत है, जो सार्वजनिक अधिकारियों को जनता की चिंताओं और जरूरतों के प्रति चौकस रहने की आवश्यकता पर केंद्रित है। नागरिकों और हितधारकों की जरूरतों और अपेक्षाओं पर प्रतिक्रिया देना सार्वजनिक प्रशासकों की जिम्मेदारी है। जवाबदेही का सिद्धांत जवाबदेही की अवधारणा से निकटता से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए सार्वजनिक अधिकारियों को अपने कार्यों के लिए जनता को जवाब देने की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है दक्षता। दक्षता सुशासन का एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लोक प्रशासकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी संचालन यथासंभव कुशल और प्रभावी तरीके से संचालित हो। इसके लिए समय, धन और कर्मियों जैसे संसाधनों के कुशल उपयोग की आवश्यकता होती है। दक्षता का लक्ष्य बर्बादी को कम करते हुए सरकारी सेवाओं के लाभों को अधिकतम करना है। इसके बाद आता है प्रभावी एवं कुशल। प्रभावशीलता सुशासन का एक अहम सिद्धांत है, जो वांछित परिणाम प्राप्त करने के महत्व पर जोर देता है। सार्वजनिक प्रशासकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी नीतियां और कार्यक्रम उनके उच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रभावी तथा कुशल हों। इसके लिए सरकारी हस्तक्षेप की प्रभावशीलता को मापने के लिए साक्ष्य आधारित निर्णय लेने और कठोर मूल्यांकन विधियों के उपयोग की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद आती है निष्पक्षता। निष्पक्षता सुशासन का एक मूलभूत सिद्धांत है, जिसके तहत सभी नागरिकों के साथ न्यायसंगत उचित व्यवहार की आवश्यकता होती है। लोक प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी नीतियां और कार्यक्रमों को इस तरह से डिजाइन और कार्यान्वित किया जाए जो निष्पक्षता और समान उपचार को बढ़ावा दे।
इसके लिए भेदभाव पूर्ण प्रथा की पहचान और उन्मूलन और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सुशासन का अगला बिंदु है कानून का शासन। कानून का शासन सुशासन का एक ऐसा सिद्धांत है जो कानूनी और संवैधानिक सिद्धांतों के पालन के महत्व पर जोर देता है। सार्वजनिक प्रशासकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी नीतियां और कार्यक्रम प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं। इसके लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और व्यक्तिगत अधिकारों तथा स्वतंत्रता की सुरक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है पारदर्शिता। पारदर्शिता सुशासन का एक सिद्धांत है जो खुलेपन और जवाबदेही के महत्व पर जोर देता है। सार्वजनिक प्रशासकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी संचालन पारदर्शी तरीके से किया जाए और जानकारी जनता के लिए आसानी से उपलब्ध हो। इसके लिए खुली और सुलभ सरकारी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने और सार्वजनिक जानकारी की सुरक्षा की आवश्यकता है। इसके बाद आता है संवेदनशीलता। संवेदनशील सुशासन का एक सिद्धांत है जो सार्वजनिक अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने के महत्व पर जोर देता है। सार्वजनिक प्रशासकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी नीतियां और कार्यक्रम उनके कार्यों के लिए जवाबदेह हों। इसके लिए नैतिक मानकों को बढ़ावा देने और कानूनी तथा विनियामक आवश्यकताओं को लागू करने की आवश्यकता है। इस प्रकार हमने देखा कि सार्वजनिक सेवाओं के प्रभावी और नैतिक वितरण के लिए सार्वजनिक प्रशासन के सिद्धांत आवश्यक हैं। सार्वजनिक प्रशासकों को यह सुनिश्चित करने के लिए इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए कि सरकारी संचालन उत्तरदायी, कुशल, प्रभावी, न्यायसंगत, पारदर्शी और जवाबदेह है। इन सिद्धांतों का पालन करके सार्वजनिक प्रशासक जनता के साथ विश्वास कायम कर सकते हैं और सुशासन को बढ़ावा दे सकते हैं। अब हम बात करें लोक प्रशासन के सिद्धांत बनाने की, तो सार्वजनिक प्रशासन का सिद्धांत बनाना सार्वजनिक प्रशासन के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह सार्वजनिक क्षेत्र की जटिल प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। लोक प्रशासन में सरकारी संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक नीतियों, कार्यक्रमों और सेवाओं का प्रबंधन शामिल है। इसलिए लोक प्रशासन के सिद्धांत में उन सिद्धांतों और अवधारणाओं का अध्ययन शामिल है जो बताते हैं कि लोक प्रशासन कैसे कार्य करता है। अब हम बात करें लोक प्रशासन के सिद्धांत के महत्व की। लोक प्रशासन का सिद्धांत सार्वजनिक प्रशासन की जटिलताओं की गहरी समझ प्रदान करने में मदद करता है। यह उन नीतियों, कार्यक्रमों और सेवाओं के विकास को सूचित करने में भी मदद करता है जो नागरिकों की जरूरतों को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकते हैं। लोक प्रशासन सिद्धांत का अध्ययन करके विद्वान और अभ्यासकर्ता उन अंतर्निहित मूल्यों, सिद्धांतों और मान्यताओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं जो लोक प्रशासन अभ्यास को सूचित करते हैं। अब हम बात करें लोक प्रशासन के प्रमुख सिद्धांतों की जो समय के साथ उभरे हैं, जिनमें शामिल हैं सबसे पहले शास्त्रीय सिद्धांत यानी कि क्लासिकल थ्योरी। यह सिद्धांत 19वीं सदी के अंत में उभरा और प्रबंधन के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने पर केंद्रित था। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में फ्रेडरिक टेलर, हेनरी फेयल और मार्क्स वेबर शामिल हैं। फिर आता है व्यवहारवादी सिद्धांत यानी कि बिहेवियरल थ्योरी। यह सिद्धांत 20वीं सदी के मध्य में उभरा और सार्वजनिक प्रशासन में मानव व्यवहार के महत्व पर केंद्रित था। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन और मैरी पार्कर फॉलेट शामिल हैं। सिस्टम सिद्धांत, सिस्टम थ्योरी। यह सिद्धांत 20वीं सदी के मध्य में उभरा और सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली के विभिन्न हिस्सों के अंतर संबंध पर केंद्रित था। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में लुडविग वॉन बर्थलानफी और केनेथ बोल्डिंग शामिल हैं। नवीन सार्वजनिक प्रबंधन यानी कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। यह सिद्धांत 1980 के दशक में उभरा और सार्वजनिक प्रशासन में निजी क्षेत्र प्रबंधन प्रथाओं के अनुप्रयोग पर केंद्रित था। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में डेविड ओसबॉर्न और टेड गैबलर शामिल हैं। अब लोक प्रशासन सिद्धांत के विकास की हम बात करें तो समय के साथ लोक प्रशासन सिद्धांत सार्वजनिक प्रशासन के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए विकसित हुआ है। उदाहरण के लिए 1980 के दशक में नए सार्वजनिक प्रबंधन सिद्धांत के उद्भव ने सार्वजनिक प्रशासन के लिए अधिक बाजार उन्मुख दृष्टिकोण की ओर बदलाव को दर्शाया। इसी प्रकार ई सरकार के विकास से सार्वजनिक प्रशासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर केंद्रित नए सिद्धांतों का उदय हुआ है। निष्कर्षतः लोक प्रशासन का सिद्धांत बनाना लोक प्रशासन के अध्ययन का एक अनिवार्य पहलू है।
सार्वजनिक प्रशासन अभ्यास को सूचित करने वाले अंतर्निहित सिद्धांतों और अवधारणाओं को समझकर विद्वान और व्यवसायी बेहतर नीतियों, कार्यक्रमों और सेवाओं को विकसित कर सकते हैं जो नागरिकों की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करते हैं। इसके अतिरिक्त समय के साथ लोक प्रशासन सिद्धांत का विकास लोक प्रशासन के बदलते संदर्भ और क्षेत्र में चल रहे अनुकूलन और नवाचार की आवश्यकता को दर्शाता है। श्रोताओं, आज हमने कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के संदर्भ में भारत में लोक प्रशासन का इतिहास विषय के संबंध में जानकारी प्राप्त की। आशा करता हूँ कि लोक प्रशासन विषय के शिक्षार्थियों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे हुए अभ्यर्थियों को इस जानकारी से अवश्य में लाभ प्राप्त होगा। आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि इस जानकारी को अपने अन्य साथियों तक भी साझा करें, जिससे इसका अधिकाधिक लाभ उठाया जा सके। लोक प्रशासन से जुड़े हुए इस विषय अथवा किसी अन्य विषय के संबंध में यदि आपके कोई भी प्रश्न या सुझाव हैं तो आप हमसे किसी भी कार्य दिवस पर विश्वविद्यालय के टेलीफोन नंबरों अथवा ईमेल के माध्यम से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है लोक प्रशासन विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही लोक प्रशासन के किसी अन्य विषय पर फिर आपसे मुलाकात होगी। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक आभार।